ओके गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक। आपका नया चैप्टर रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये आपके पार्ट 2 का फिजिक्स पार्ट 2 में गाइस यहाँ पे आपका पहला चैप्टर रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक। बोलिए चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक है सर। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। गाइस जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारे फिजिक्स की बहुत बड़ी ब्रांच है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारे फिजिक्स की बहुत बड़ी ब्रांच है यहाँ पे। मतलब ये जो आपका फिजिक्स का पार्ट 2 है, ये आता किसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। किसमें आता? बोलो किसमें आता? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, ये दो हिस्सों में डिवाइड होता। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक। क्या होता है बेटा? एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक। जब मैं बात करता हूं यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक की, तो सर इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। क्या होता है? अरे इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। एट मतलब जब चार्ज रुकेले है, चार्ज बैठेले है, एट रेस्ट में है, तब उनकी स्टडी करना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। जब चार्ज रुके हैं, बैठेले है गाइस यहाँ पे, तब उनकी स्टडी करना होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक आप बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन से आप करते आ रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक। सर कहां पे? आपने गाइस बचपन में सभी को एक जादू दिखाए हो। कौन सा जादू? स्केल लिए थे और सर को घसे थे और बोले थे मैं इसको देखिए नचा कर दिखा सकता हूं। किसको? पेपर को उठा कर दिखा सकता हूं। आबरा गड़ाबरा उठ जा। तो जादू था क्या? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक था। सर रब किया मैंने, फ्रिक्शन किया, फ्रिक्शन से क्या जनरेट हुआ? चार्ज जनरेट हुए। किसके ऊपर? स्केल के ऊपर। ये जो स्केल थी, स्केल के सरफेस के ऊपर चार्ज जनरेट हुए और ये रुके हुए चार्ज होते हैं। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में हमारी टीवी बहुत अच्छी तरीके से बताती। टीवी की सरफेस के ऊपर गाइस हाथ लेके जाऊंगा तो बाल खड़े हो जाते। देखिए आपने गाइस यहाँ पे, इट्स द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। कभी कभी गाइस यहाँ पे गलती से यहाँ पर लग गए, सभी भगवान याद आ जाती है, पूरा हाथ ऐसा क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। बराबर यहाँ पे ये क्यों? बिकॉज यहाँ से क्या जनरेट होते हैं? चार्ज जनरेट होते हैं। क्लियर? तो दैट्स द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किए थे गाइस आपने। क्या किए थे? एक छोटी बहन गाइस पे, छोटा भाई होगा आपको, तो उसको गाइस चेयर के ऊपर बिठाए होंगे और पीछे से गाइस पे टॉवेल से मारे होंगे और हाथ लगाए होंगे। जैसे आप हाथ लगाते थे तो क्या होता था? चटका लगता था, स्पार्क आता था। किए क्या अभी? करके देखे होंगे यहाँ पे, नहीं किए होंगे तो आज वही करके देख सकते हो गाइस यहाँ पे। तो दैट्स द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। सर बचपन में और एक एक्सपेरिमेंट करते थे यहाँ पे। वो जो नहीं कैसे यहाँ पे क्या होता था, संतरे के जो छिलके होते थे, उन छिलकों को स्केल के ऊपर लेके उसको रब करके कपास दिखाते थे। याद है कुछ? कभी किए हो? नहीं किए हो तो तुम्हारा बचपना नहीं है किए। तो वो गाइस पार्ट किसका होता था? इलेक्ट्रोस्टैटिक का। मतलब आप स्टडी करते थे, किसकी स्टडी करते थे? चार्ज जब रेस्ट में होंगे, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इस साल आपकी सिलेबस में इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर 2 चैप्टर है। पर स्टेट बोर्ड में दोनों चैप्टर मिलकर एक ही चैप्टर होता है। वो होता है गाइस यहाँ पे, अभी आपका जो चैप्टर पढ़ रहे हो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से गाइस यहाँ पे, ठीक है, तो एक ही चैप्टर है आपको। चार्ज एट रेस्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ना है। क्लियर रहेगा? इलेक्ट्रोडायनेमिक। व्हाट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक? व्हाट इज इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज और डायनेमिक का मतलब इन मोशन। मतलब सर जी हमें चार्ज की स्टडी करनी है, पर कब? जब वो क्या रहेंगे? मोशन में रहेंगे। क्या रहेंगे? मतलब चार्ज दौड़ रहा है, चार्ज रन कर रहा है, तब उसकी स्टडी करना होता है इलेक्ट्रोडायनेमिक। और इलेक्ट्रोडायनेमिक के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दैट्स द करंट। करंट क्या होता है? 10वीं में पढ़े कि नहीं पढ़े? व्हाट इज करंट? करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का फ्लो होना, चार्ज का दौड़ना, ये क्या होता है? क्या होता है? करंट। और करंट में कैसे आप चार्ज दौड़ते थे? करंट में क्या होते थे? चार्ज दौड़ते थे। तो इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक। इट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रो। क्लियर रहेगा अच्छी तरीके से? मतलब सर इलेक्ट्रोडायनेमिक में जब चार्ज मोशन में रहेगा तब उसकी स्टडी करना है। सर इसमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं? तो इसमें जो पहला चैप्टर रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इस चैप्टर के बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा वो रहेगा इलेक्ट्रिक करंट रहेगा। देन इसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये चैप्टर रहेगा। मतलब करंट दौड़ेगा तो क्या मैग्नेटिक इफेक्ट बनाएगा? करंट दौड़ रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट बना रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, वो हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। इसके बाद में हम पढ़ेंगे गाइस यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर मैग्नेटिज्म भी पढ़ेंगे। मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, ठीक है।
और मैग्नेटिज्म के बाद में पढ़ेंगे गाइस यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। ये भी करंट के गाइस यहाँ पे दौड़ने की वजह से, चार्ज के दौड़ने की वजह से फंडे होते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है अच्छी तरीके से यहाँ पे? ओके, तो ये कुछ चैप्टर्स आपको पढ़ने गाइस यहाँ पे डील आउट करना है इनको इसमें। तो इस तरीके से हमने गाइस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हमने डील आउट किया। किसको डील आउट किया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो ये जो आपकी बुक रहती है गाइस यहाँ पे, ये जो आपकी बुक है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को डील आउट करेंगे गाइस यहाँ पे पूरी की पूरी। इसमें गाइस यहाँ पे पूरा का पूरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भरा होता है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आता हूं गाइस यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर आ रहा हूं यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की कुछ चीजें हमें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ टर्म्स है उनको हम समझ लेते। पहली टर्म आती है गाइस आपकी यहां पे, वो आते गाइस यहाँ पे चार्ज के ऊपर, बराबर। यहाँ पे किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर सबसे छोटा चार्ज कितना दे सकते? तो सबसे इस यूनिवर्स का सबसे फंडामेंटल चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब आप सबसे छोटा, मुझे इस बॉडी के ऊपर अगर सबसे छोटा चार्ज देना होगा तो मैं कितना चार्ज दे सकता हूं? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इससे छोटा चार्ज इस यूनिवर्स में नहीं है। क्लियर है अच्छी तरीके से? तो आप इतना ही चार्ज दे सकते हो। अब ये जो चार्ज आता है गाइस यहाँ पे, इस चार्ज को समझने के लिए गाइस यहाँ पे सबसे पहले ये चार्ज के बारे में बात किया मैंने यहाँ पे। चार्ज होता गाइस क्या है यहाँ पे? चार्ज क्या होता है? तो चार्ज एक बेसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज इज एन इंट्रिंसिक यानी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की गाइस क्या है यहाँ पे? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। से इंट्रिंसिक बोले तो बेसिक। क्या है गाइस यहाँ पे? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी गाइस यहाँ पे, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी गाइस यहाँ पे। तो सर इंट्रिंसिक का मतलब होता है बेसिक, मतलब फंडामेंटल। मतलब वो हर एक सब्सटेंस जिसको मैं रब करूं, घिसू, बराबर, यहाँ पे फ्रिक्शन क्रिएट करूं, उसके पास गाइस क्या आएगा? चार्ज आएगा। तो वो हर एक मैटर, सर ये भी मैटर से बना है, वो भी मैटर से बना है, मोबाइल भी मैटर से बना है गाइस यहाँ पे। वो हर एक चीज गाइस जो मैटर से बनी है उसके पास क्या होता है? चार्ज होता है। चार्ज किसके अंदर होता है? एटम के अंदर होता है। हर एक सिस्टम एटम से बना है, तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, बराबर। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज है, तो उसके पास चार्ज होगा। क्या होगा? चार्ज होगा। मतलब चार्ज गाइस यहाँ पे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर की। बट ये बात अच्छे से याद रखना, ये बात बहुत अच्छे से याद रखना कि वो हर एक चीज जिसके पास मास है, वो हर एक चीज जिसके पास मास है, ये जरूरी नहीं उसके पास चार्ज हो, ये जरूरी नहीं है। बट वो हर एक चीज जिसके पास चार्ज है उसके पास मास होगा, उसके पास मास होगा। सर कैसे नहीं समझा? मैं बोला यहाँ पे चार्ज कब आता है? क्या पढ़े केमिस्ट्री में? सर केमिस्ट्री में हमें पढ़ाया गया यहाँ पे, जब कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी को इलेक्ट्रॉन देती है तो खुद के ऊपर कौन सा चार्ज लेती है? पॉजिटिव चार्ज। जिसको दे दी उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? बेटा चार्ज देना मतलब मैंने क्या दिया उसको? इलेक्ट्रॉन। क्या दिया? दादा बोला इलेक्ट्रॉन दिया करके। इलेक्ट्रॉन दिया। क्या इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है कि नहीं होता? अरे इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है कि नहीं होता? चार्ज के पास मास होता है कि नहीं होता? कितना होता है? 9.1 10⁻31 kg, इतना मास होता है। मतलब सर मैं अगर गाइस इलेक्ट्रॉन देता हूं यहाँ पे, तो मैं क्या ट्रांसफर कर रहा हूं? मास भी ट्रांसफर कर रहा हूं। मतलब गाइस यहाँ पे जिस चीज गाइस अगर मैंने मास ट्रांसफर किया गाइस यहाँ पे, तो उस बॉडी के ऊपर क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। मतलब ये समझ में आया? वो हर एक चीज गाइस यहाँ पे जिसके ऊपर चार्ज आता है उसके ऊपर क्या आएगा? मास आएगा। मतलब सर आप बताना चाहते हो कि अगर ये ए बॉडी है, आप बताना चाहते हो अगर ये ए बॉडी है और ये बी बॉडी है, अगर इस बॉडी ने इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर मास आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्या इसके ऊपर चार्ज आएगा? चार्ज भी आएगा। इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, बराबर अच्छी तरीके से यहाँ पे। तो सर अगर इलेक्ट्रॉन देते हैं तो चार्ज आता है और मास भी बढ़ता है या घटता है। समझ में अच्छी तरीके से पक्के से? क्या बताया फंडा क्या है यहाँ पे? अगर किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन दोगे, इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो मास बढ़ा रहे हो उसका। इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है कि नहीं होता? अगर गाइस मेरे पास गाइस यहाँ पे ये 2 मार्कर है और एक तीसरा चौथा मार्कर आ जाएगा तो मेरे पास मास बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो वैसे गाइस यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन देते हो मतलब आप गाइस इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है तो उस बॉडी का मास भी बढ़ेगा जिसको आप दे रहे हो। ठीक है, ये समझ में आया सर? हमें क्लियर है? तो ए और बी बॉडी है गाइस यहाँ पे, ए और बी इसने बहुत दिया। मुझे बताओ गाइस यहाँ पे क्या हर एक बॉडी गाइस यहाँ पे ओके हर एक बॉडी के ऊपर चार्ज होता है? हर एक बॉडी के ऊपर चार्ज होना जरूरी है क्या? मैं बोला यहाँ पे इस बॉडी के ऊपर गाइस यहाँ पे ये बॉडी न्यूट्रल है। क्या है बेटा यहाँ पे?
न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब इसके ऊपर चार्ज नहीं है क्या? न्यूट्रल है मतलब इसके ऊपर चार्ज नहीं है इसके पास चार्ज। जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही गाइस कौन से हैं? तो टोटल चार्ज कितनी हो गई गाइस? इसलिए इस बॉडी को न्यूट्रल बोलते हैं। इसलिए इस बॉडी को क्या कहते हैं? न्यूट्रल कहते हैं। इसलिए इस बॉडी को क्या कहते हैं? न्यूट्रल कहते हैं। मतलब ये बॉडी का न्यूट्रल है, ये बॉडी न्यूट्रल है गाइस। यहाँ पे ये बॉडी न्यूट्रल है, तो इसके ऊपर चार्ज होगा क्या? मतलब जो चार्ज डेवलप है वो होगा क्या? नहीं। जो चार्ज डेवलप है, जैसे अगर ऐसे पे ओके चार्ज पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ऐसा होगा क्या? सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा क्या? नहीं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों है, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा क्या? जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ऐसा होगा क्या? नहीं। यहाँ पे मतलब सर ये समझ में आया कि वो हर एक बॉडी जिसके पास मास है, तेरे पास मास है? हाँ, इसके पास मास है, लेकिन इसके पास चार्ज, पर हर वो चीज जिसके पास चार्ज है उसके पास मास होगा, क्योंकि चार्ज जा रहा है तो मास देगा। चार्ज जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन देगा, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होगा? मास होगा। नहीं समझा? पक्का? यहाँ पे किसी को डाउट है? तो गाइस ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक। गाइस यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने इसके बारे में पढ़े। यहाँ पे अब एक डील आउट करते गाइस। यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी है जिसको मैं बोलूंगा गाइस यहाँ पे क्वांटाइजेशन। क्या बोलूंगा बेटा? क्वांटाइजेशन। ठीक है, तो एक टर्मिनोलॉजी को समझ लेते गाइस यहाँ पे। क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन जो भी हमारे सिलेबस में है उसको समझने के लिए सभी चीजें समझने जरूरी है गाइस। यहाँ पे क्वांटाइजेशन क्या होता है? यहाँ पे क्वांटाइजेशन का मतलब होता है गाइस यहाँ पे एनीथिंग विच इज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट। ऐसी कोई भी चीज जो गाइस कैसी हो? फिक्स्ड अमाउंट में। ऐसी कोई भी चीज गाइस कैसी हो? फिक्स्ड अमाउंट में। मार्केट में गया गाइस, यहाँ पे मार्केट में सुहानी गई, यहाँ पे सुहानी की जगह पे गाइस यहाँ पे रोहन को भेज देते हैं रवे पे। तो गाइस यहाँ पे मार्केट में रोहन गया, और रोहन को एक काकू दिखी, रवे पे आंटी दिखी, और आंटी को जाके बोलता गाइस यहाँ पे आंटी 1.5 दे, आंटी 2.5 दे। टमाटर मांग रहा, गलत मत सोच रवे। तो गाइस टमाटर मांग रहा गाइस यहाँ पे, कांदा मांग रहा, तो क्या आंटी उसको 1.5 कांदा देंगी क्या? 1.25 देंगी क्या? 1.25 देंगी क्या? नहीं ना। 2.5, हाँ 3.5, 3.25 नहीं देने वाली है। बराबर यहाँ पे वो क्या बोलेंगे? यहाँ पे 3, 4, 5 ऐसी क्वांटिटी मिलती है। बराबर यहाँ पे ओके। अंडे लेने के लिए गए तो आपको ऐसा मिलेगा क्या? यहाँ पे ओके 1 डजन अंडा देगा 11.5 दे, ऐसा मिलेगा क्या? मतलब 11.5 दे, ऐसा मिलने वाला है क्या? नहीं सर। जो भी हमें क्वांटिटी मार्केट में मिलती है गाइस यहाँ पे, वो कैसी मिलती है? फिक्स्ड मिलती है। कैसी मिलती है? वैसा ही इलेक्ट्रॉन का होता है। अगर एक बॉडी है, किसी दूसरी बॉडी के ऊपर अगर चार्ज देंगी तो ऐसा ही देंगी, ए मैं तेरे को 2.5 इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसा नहीं होता। मैं तेरे को प्लस 2.5 इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसा भी नहीं होगा। माइनस 2.5 इलेक्ट्रॉन देगा, ऐसा भी नहीं होगा। जो भी इलेक्ट्रॉन देता है वो गाइस क्या रहता है? फिक्स्ड अमाउंट में रहता है। वो 10 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, वो 5 हो सकता है, वो -5 हो सकता है। यहाँ पे वो गाइस -1 लाख हो सकता है, -100 करोड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट ये -2.5, 3.5 ऐसे नहीं हो सकता। क्लियर है? तो कोई भी बॉडी अगर इस इलेक्ट्रॉन देती है तो किस फॉर्म में देती है? क्वांटाइजेशन के फॉर्म में देती है। क्वांटाइजेशन मतलब क्या होता है गाइस? यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट। कैसे अमाउंट में देती है? फिक्स्ड अमाउंट। क्लियर है? इस तरीके से तो आपको मार्केट में कोई भी क्वांटिटी मिलेंगी वो कैसी मिलेंगी? फिक्स्ड अमाउंट में मिलेंगी। वैसे गाइस यहाँ पे चार्ज को भी किसी बॉडी के ऊपर दे रहा हूं तो कैसे दे रहा हूं? फिक्स्ड अमाउंट में दे रहा हूं। क्लियर है? पक्के से गाइस यहाँ पे तो ये होता है गाइस यहाँ पे क्वांटाइजेशन। क्या होता है? क्वांटाइजेशन। क्लियर है अच्छी तरीके से गाइस? तो क्वांटाइजेशन टर्मिनोलॉजी समझना है यहाँ पे कि आज के बाद समझ में आया कि कोई भी क्वांटिटी हमें गाइस यहाँ पे मतलब कोई भी चार्ज जो हम देंगे बॉडी के ऊपर वो चार्ज फिक्स्ड अमाउंट में देंगे। किस अमाउंट में देंगे? फिक्स्ड अमाउंट में देंगे। बरोबर है? बरोबर है। अब सर जब हम फिक्स्ड अमाउंट में दे रहे हैं यहाँ पे तो एक टर्मिनोलॉजी को समझो, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत इजी है, बचपन से पढ़ते आ रहे। ठीक है? यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है कैसे यहाँ पे कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो क्रिएट भी नहीं कर सकते गाइस, यहाँ पे बना भी नहीं सकते, उसको नष्ट भी नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी
to another body so that total charge of an isolated system आइसोलेटेड बोले तो कैसे यहाँ पे एक अकेला सिस्टम बराबर। यहाँ पे जो अकेला सिस्टम है, यहाँ पे कोई बाहर का कोई भी दखल अंदाजी नहीं है, अकेला है बिल्कुल। तो आइसोलेटेड सिस्टम आर रिमेन कांस्टेंट बोलो, कंजर्व बोलो, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे, यहाँ पे एनर्जी नहीं बोलूंगा, चार्ज बोलूंगा। चार्ज क्या होता है यहाँ पे, ना चार्ज आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। यहाँ पे आप सिर्फ क्या कर सकते हो, चार्ज के साथ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो, सो दैट जो टोटल चार्ज होंगे किसी आइसोलेटेड सिस्टम के, आइसोलेटेड मतलब अकेला सिस्टम है, यहाँ पे किसी बाहर का दखल अंदाजी नहीं है, आइसोलेटेड सिस्टम, वो हमेशा क्या रहते, कंजर्व रहते, कांस्टेंट रहते, वो चेंज होने वाले नहीं है। बोले तो ये सुनो सर, एक डब्बा, इस डब्बे एक आइसोलेटेड सिस्टम है, अकेला सिस्टम है। इस सिस्टम में ये 3Q है, इस सिस्टम में -2Q है, इस सिस्टम में ये +4Q है। इस डब्बे को मैंने हिलाया, हिलाने के बाद में सपोज गाइस ये डब्बे में आया, ये 2Q आया, ये 3Q आया, ओके, और ये आया माइनस, ये पता नहीं कितना है करके, ठीक है। ऐसा है। तो मैं बोला ये थर्ड चार्ज कितना रहेगा, इस डब्बे को हिलाया, डब्बा कुछ ऐसा बना, तो थर्ड चार्ज कितना रहेगा। अभी हमने लॉ पढ़े, लॉ क्या बोलता है यहाँ पे कि जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में भी रहेगा। चार्ज के साथ कोई छेड़छाड़ होता है क्या, आइसोलेटेड सिस्टम है, डब्बा है, डब्बे के अंदर कोई दूसरा नहीं आ रहा छेड़छाड़ करने के लिए, बराबर। यहाँ पे तो क्या होगा सर, यहाँ पे कितने चार्ज है, 3 चार्ज है, तो मैं इसको Q1 + Q2 + Q3 मानू, बराबर यहाँ पे। और मुझे तो इधर भी कितने चार्ज है, 3 चार्ज है, तो Q1 + Q2 + Q3 मानू, ठीक है। अब मुझे तो कैसे यहाँ पे Q1 है, बोलो Q1 की वैल्यू कितनी बेटा, 3, बोलो इसकी वैल्यू कितनी है, -6, और इसकी वैल्यू कितनी है, +4, बेटा इसकी वैल्यू कितनी है, +6, इसकी वैल्यू कितनी है, +3, और इसकी वैल्यू कितनी है, मालूम नहीं, ठीक है। बोलो कितना हो बेटा, ये हुआ 4 और 3 7, 7 में से 2 गया 5, इधर कितना 5, इधर प्लस इधर कर, तो थर्ड चार्ज की वैल्यू कितनी हो गई इस यहाँ पे, 0। 5 में 5 गया 0 बचा। समझ में अच्छे तरीके से कैसे यहाँ पे, तो थर्ड चार्ज की वैल्यू सर ये कैसे निकाले, थर्ड चार्ज की वैल्यू बाय गाइस यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ले रहेगा पक्के से। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपके बोर्ड में पूछा जाता है गाइस यहाँ पे, और आपकी बुक में भी लिखा है, ठीक है, उसको याद करके रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी याद कर लो गाइस, यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज 2 मिनट में पूछ रहा हूं मैं। क्या लिखा नहीं, कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में लिखा है ना आपकी इसमें, ठीक है ना। ये फालतू की चीजें गाइस यहाँ पे, कंजर्वेटिव फोर्स ये है, उसको नहीं पढ़ना है अपने। ओके सुनो, अरे तो जो नहीं दिया वहां पे वही तो इंपॉर्टेंट है। ओके काम की चीज आएंगी ना अभी, हाँ वो कंजर्वेटिव फोर्स काम का नहीं है। सुनो अभी, हाँ मैं डाल दूंगा ग्रुप में इसके ऊपर, इधर गाइस यहाँ पे अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे गॉस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। सुनो गाइस, अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो गॉस लॉ होने वाला है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस यहाँ पे गॉस लॉ। और गॉस लॉ को कवर करने के लिए हमें गाइस यहाँ से 3 से 4 लेक्चर की जरूरत पड़ेगी। 3 से 4 लेक्चर में हम गॉस लॉ को गाइस यहाँ पे ऊपर से देख लेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में गॉस लॉ ऊपर से ही दिया हुआ है, ठीक है। पहली बात, गॉस लॉ ने क्या बोला, गॉस लॉ को समझने से पहले आपको इस टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है फ्लक्स। क्या है बेटा, फ्लक्स, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बराबर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझो अच्छी तरीके से। सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स केस क्या होता है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल होता है फाई। क्या होता है, फाई होता है यहाँ पे।
सर ये बात हम जानते हैं अच्छी तरीके से, क्लास 11th में ही पढ़े हैं गाइस यहाँ पे कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पे लाइन मारता है। अरे लाइन मारता है कि नहीं मारता? मारता लाइन यहाँ पे। तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पे लाइन मारता है, ये डायरेक्शन शो करता है कि हमेशा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पे लाइन मारता है यहाँ पे। ओके, तो इसको गाइस यहाँ पे कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ, अरे बोलते कि नहीं बोलते? बोलते यहाँ पे, इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बोलते हैं यहाँ पे। अगर ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, अगर ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी सरफेस के थ्रू जाते हैं, किसी सरफेस के थ्रू जाते हैं इस तरीके से गाइस यहाँ पे, बराबर यहाँ पे सरफेस के थ्रू जाते हैं, तो इनको बोला जाता है गाइस यहाँ पे फ्लक्स। क्या बोला जाता है? फ्लक्स। फ्लक्स यानी फाई। क्या होता है? व्हाट इज फ्लक्स? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स। क्या होता है इसको? फ्लक्स कहते हैं। सर व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स क्या होता है? कितने लाइंस जा रहे, कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया से। सर यहाँ पे मैंने डिस्क बना दिया, इस डिस्क से 1 2 3 4 5 6 7 जा रहे। कितने लाइंस ऑफ फोर्स जा रहे? 7 जा रहे, बराबर। यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स, तो गाइस कितने लाइंस ऑफ फोर्स जा रहे वो बनाएंगे फ्लक्स। क्या बनाएंगे? फ्लक्स। मतलब सर, मतलब आप ये बोलना चाहते हो यहाँ पे कि ये फ्लक्स किसी पे डिपेंड करता है। ये जो फ्लक्स है ये फ्लक्स डिपेंड करता है। अब लाइंस ऑफ फोर्स जा रहे, लाइंस ऑफ फोर्स जा रहे, सपोज ये लाइंस ऑफ फोर्स है इस तरीके से, बराबर है यहाँ पे। अब ये लाइंस ऑफ फोर्स है, इस लाइंस ऑफ फोर्स में, इस लाइंस ऑफ फोर्स में मैं क्या कर रहा है यहाँ पे, एक छोटा एरिया बनाया, एक मोटा एरिया बनाया, ठीक है। लाइंस ऑफ फोर्स में एक छोटा एरिया बनाया, एक मोटा एरिया बनाया। यहाँ पे मुझे तो फ्लक्स कहां पे ज्यादा होगा? मोटे एरिया में फ्लक्स ज्यादा और छोटे एरिया में फ्लक्स कम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा जा रही, यहाँ पे लाइंस ऑफ फोर्स कम जा रही। मतलब ये समझ में आ रहा है सर, ये जो फ्लक्स है ये डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। अब ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है इसको फील्ड बोलते हैं ना, फील्ड। इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहा जाती है? पॉजिटिव से। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहा जाती है? पॉजिटिव से। तो ये लाइंस ऑफ फोर्स है, ये फील्ड है। अगर इस फील्ड को मैं ऐसे 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 किया, ठीक है, यहाँ पे ऐसे किया, और यहाँ पे गाइस ये मैंने एक एरिया रखा, वैसा ही ये लाइंस ऑफ फोर्स है बेटा, और यहाँ पे मैंने उतना ही एरिया रखा, दोनों का एरिया सेम है, तू भी ए है और तू भी ए है, एरिया सेम। तो कहां पे फ्लक्स ज्यादा होगा? नीचे वाले में कि ऊपर वाले में? क्यों? लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा जा रही। मतलब ये समझ में आया सर यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करता है। किसके ऊपर? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर और एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, बराबर है यहाँ पे। अब ये तो हुआ। अब डेफिनेशन सुनो, डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स गाइस क्या होता है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग गाइस यहाँ पे कैसे जाना चाहिए? यहाँ पे नॉर्मली। कैसे जाना चाहिए? नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर। मतलब सर ये जो सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया को ये कैसे होना चाहिए? परपेंडिकुलर। तभी तुम बोलोगे फ्लक्स से करके, तभी गाइस यहाँ पे ताई बोली सर सपोज ये फ्लक्स है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये टेढ़ा है। ये क्या है? इस तरीके से टेढ़ा है गाइस, यहाँ पे एंगल बना रहा है यहाँ पे थीटा, इस तरीके से। ये लाइंस ऑफ फोर्स से टेढ़ी है। तो गाइस जो भी चीज टेढ़ी होती है उसके हम क्या बनाते हैं? कंपोनेंट्स। तो ये जो ई है, इस ई के क्या बनेंगे? कंपाउंड्स बनेंगे। अब ई के 2 कंपाउंड बनेंगे, एक ऐसा वाला और एक ऐसा वाला। ये वाला कंपाउंड जो चिपका होता है वो कॉस, तो ई का ये वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा? ई कॉस। और ये वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा? फ्लक्स की डेफिनेशन क्या बोलती है हमें? कौन सा फ्लक्स लेना है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वाला कौन सा है? ई कॉस थीटा यहाँ पे। तो सर आपका फॉर्मूला हो जाएगा फ्लक्स गाइस यहाँ पे, फ्लक्स इज इक्वल टू गाइस हो जाएगा ई कॉस थीटा। और किस पे डिपेंड करता है? एरिया के ऊपर। समझ में अच्छी तरीके से? तो फ्लक्स का फॉर्मूला गाइस अगर टेढ़ा मेढ़ा फ्लक्स होगा तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ए ई कॉस थीटा। ए ई कॉस थीटा क्लियर है अच्छी तरीके से गाइस यहाँ पे? ए ई कॉस थीटा। और सर अगर ये इस तरीके से रहा, डायरेक्ट परपेंडिकुलर रहा यहाँ पे, ए यानी गाइस क्या होता है? एरिया। ई यानी क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गाइस फॉर्मूला हुआ गाइस यहाँ पे ई ए कॉस थीटा, ये कॉस थीटा। यही फॉर्मूला याद रखना, ये कॉस। अब देखो हमेशा याद रखना ई और ए का बीच का जो एंगल होता है, ई और ए के बीच का एंगल। देखो अगर ये ऐसा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एरिया वेक्टर, एरिया स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? एरिया स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? वाह, एरिया स्केलर क्वांटिटी
नहीं है, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया का कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है अच्छी तरीके से? चलो सुनो एक बार। क्या? वही तो पूछ बता रहा हूं मैं। तो एरिया का कौन सी क्वांटिटी है? एरिया कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। अब तक पढ़ते आ रहे थे सर, यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा था कि एरिया स्केलर क्वांटिटी है। वैसे किसी ने बताया नहीं होगा आपको एरिया स्केलर क्वांटिटी करके, आपने खुद ही मान ली एरिया स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन एक्चुअली एरिया कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सर कैसे? देखो, अगर गाइस मैंने बोला यहाँ पे आपको सिंपल से बोला, यहाँ पे मैं अगर ये लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ये x हुआ, ये y हुआ और ये हुआ z, या फिर ये y हुआ और ये हुआ z, ठीक है। यहाँ पे मैंने कैसे यहाँ पे क्या किया? एक स्क्वायर बनाया, स्क्वायर बनाया यहाँ पे इस तरीके से, नाम रख दिया कैसे यहाँ पे ए बी सी डी, नाम रख दिया, ठीक है। तो मैं बोला यहाँ पे इसका एरिया निकालो, इस स्क्वायर का एरिया निकालो। बेटा एरिया कैसे निकालते थे बेटा आप? इसकी ये साइड है, ये साइड को ये वाली साइड से मल्टीप्लाई करते थे, साइड का स्क्वायर, ए बी क्रॉस ए डी, यही करते थे। अरे सर मैं तो इसको क्रॉस बोलता था, क्या बोलता था? इंटू बोलता था, इंटू प्रोडक्ट बोलता था, बराबर अच्छी तरीके से। पर ये गाइस ये जो क्रॉस है, ये क्रॉस है, ये कौन सा क्रॉस है? वो स्केलर एंड वेक्टर वाला क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ये जो क्रॉस होता है ये क्या होता है? स्केलर एंड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। क्लियर है अच्छी तरीके से? स्केलर एंड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है यहाँ पे। तो ये सर क्रॉस प्रोडक्ट मतलब सर ये हमारा स्केलर एंड वेक्टर का है। अब स्केलर एंड वेक्टर का होगा तो गाइस ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, ये क्या हुआ? तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए होती बेटा? डायरेक्शन भी चाहिए होती। अरे वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए होती है? अरे चाहिए होती कि नहीं चाहिए होती? कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर है तो उसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए। अब डायरेक्शन कैसे मिलेंगी? तो डायरेक्शन के लिए हमें गाइस इस्तेमाल करना पड़ता है राइट हैंड, राइट हैंड थंब रूल भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर पाम रूल। पाम रूल मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे, पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल गाइस क्या होता है यहाँ पे? अगर मुझे यहाँ पे इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पता करनी है, इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पता करनी है तो क्या करूंगा? मैं कहां से लिया था? ए बी लिया था, तो ए बी से किधर आऊंगा? एडी की तरफ, ए बी से एडी की तरफ, ए बी से एडी की तरफ। ये ए बी है, ये ए बी से किधर आ रहा? एडी की तरफ। डायरेक्शन किधर है? अपवर्ड। तो ये डायरेक्शन हुई। इसको होगा इस आई लिखते हैं, इसको जे लिखते हैं और इसको के लिखते हैं। अरे लिखते कि लिखते वेक्टर के फॉर्म में? मालूम है ना? आई जे की मालूम है, स्केलर वेक्टर में पढ़े हो। यहाँ पे एक्स को आई लिखते हैं, वाई को जे लिखते हैं, जेड को के लिखते हैं यहाँ पे। तो सर इसके डायरेक्शन किधर रहेंगी एरिया वेक्टर की? ऊपर। तो उसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इसकी डायरेक्शन क्या रहेंगी? अगर सपोज ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, बराबर। यहाँ पे ये साइड ए है और ये साइड ए है, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। डायरेक्शन किधर रहेंगी? ऊपर। अब ये सरफेस कैसा कैसे? यहाँ पे ये 2D सरफेस है। कौन सरफेस है? क्या? सॉरी जी, ये सरफेस कौन सा है? 2D सरफेस है। और 2D सरफेस के लिए आप इधर से घूमोगे। देखो सर ए बी से आए हैं एडी की तरफ, ए बी से एडी की तरफ, ए बी से तो डायरेक्शन ऊपर दिया, ओके। ताई बोलती सर मेरे को ऐसे घूमने का है, मेरे को एडी से ए बी की तरफ, तो डायरेक्शन किधर? तो सर आप यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस जे भी लिख सकते हो। ऊपर प्लस है तो नीचे क्या होगा? माइनस जे होगा यहाँ पे। तो एरिया एक स्केलर क्वांटिटी नहीं, वेक्टर क्वांटिटी है। सर और एक एग्जांपल बताओ, छाता मालूम है? छाता का एरिया होता है, एरिया, छाते का एरिया होता है यहाँ पे। अगर सपोज बारिश ऐसे आ रही है तो आप किसको चेंज करते हो बेटा? एरिया को। अरे एरिया को चेंज करते हो छाते के, तो छाते की गाइस डायरेक्शन देते हो। छाते को क्या दिए? डायरेक्शन दिए गाइस। यहाँ पे डायरेक्शन दे दिए तो बरसात रुक जाएंगी, इधर से बरसात आएंगी, तो ऐसे करूंगा मैं यहाँ पे। तो मैं किसको चेंज कर रहा हूँ? एरिया को। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि एरिया को मैं क्या दे रहा हूँ? डायरेक्शन दे रहा हूँ यहाँ पे। क्या? हाँ डायरेक्शन चेंज। तो एरिया गाइस मतलब यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन चेंज हुई ना, मतलब एरिया में क्या है? डायरेक्शन है कि नहीं? तो डायरेक्शन ही दे रहा हूँ ना यहाँ पे। इधर से आ रहा तो मैं इधर से डायरेक्शन दे रहा हूँ यहाँ पे। तो एरिया एक कौन सी क्वांटिटी हुई? वेक्टर क्वांटिटी। ये दिमाग से निकाल देना, एरिया एक स्केलर क्वांटिटी करके। यहाँ पे एरिया एक कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है अच्छी तरीके से यहाँ पे? तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप राइट हैंड पाम रूल से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे 2D सरफेस बनकर, 2D सरफेस जो होता है, 2D सरफेस होता है, उसमें दोनों डायरेक्शन वैलिड होती है, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी। क्लियर है अच्छी तरीके से गाइस? यहाँ पे ऊपर वाली भी और नीचे वाली, तो दोनों डायरेक्शन वैलिड होती है यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है पक्के से? अब यहाँ पे अब मैं आता हूँ यहाँ पे गॉस लॉ के ऊपर आता हूँ।
मैंने एरिया के बारे में बता दिया। अभी इसके पहले गॉस लॉ से पहले भी कैसे यहाँ पे मैंने आपको फ्लक्स पढ़ाया। फ्लक्स क्या होता है, क्या होता है फ्लक्स का सिंबल फाई। फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, कितने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रहे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रहे। ओके, वो भी कैसे कैसे होनी चाहिए, नॉर्मली या फिर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर नहीं है तो क्या बनेगा, एंगल, और फॉर्मूला आएगा फाई का ई ए कॉस थीटा, ये कॉस थीटा। क्लियर है इस तरीके से यहाँ पे। अब सर ये कॉस थीटा, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहाँ पे। सर सपोज एक बॉडी है, ये बॉडी है इस तरीके से, यहाँ पे बॉडी है, ये लाइंस ऑफ फोर्स जा रही है ऐसे इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर ऐसा रहेगा, एरिया वेक्टर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है यहाँ पे ए, तो हमेशा हम एंगल किसके बीच का लेते, एरिया वेक्टर का। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर इनके बीच का एंगल लेते। बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर ऐसा है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 180। थीटा इक्वल टू कितना हुआ 180। तो इसके लिए फ्लक्स कितना होगा बेटा, फाई इक्वल टू ई ए कॉस 180। नहीं समझा तो बोलो इसके लिए क्या आएगा, फ्लक्स क्या आएगा, माइनस ई ए। सही बात है। कॉस 180 कितना बताया सर ने, कॉस 180 कितना बताया, कॉस 180 कितना बताया, कॉस 180 होता है -1। अरे सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, अगर मैं इधर से देखेगा, इधर से देखेगा, इधर से देखेगा तो एरिया वेक्टर इधर रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, हम साथ साथ तो एंगल कितना, अरे हम साथ साथ तो एंगल कितना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और यही एरिया वेक्टर, तो एंगल कितना है दोनों के बीच का, 0 है गाइस यहाँ पे। तो यहाँ पर गाइस फ्लक्स क्या रहेगा, ई ए कॉस 0, तो फ्लक्स आएगा ई इंटू ए। नहीं समझा तो किसी भी सरफेस का आप गाइस यहाँ पे निकाल सकते हो। ओके, कितना फ्लक्स जा रहा करके निकाल सकते हो उसमें से, बराबर है यहाँ पे। अगर सपोज सर इसकी जगह पर ये ऐसा रहा, ये अपने को डिस्क दे रही है यहाँ पे इस तरीके से, बोला यहाँ से इसमें से कितना फ्लक्स जा रहा करके यहाँ पे, तो आप निकाल सकते हो, इसका निकाल सकते हो यहाँ पे। सपोज मैं बोला यहाँ पे फ्लक्स निकालने से पहले मुझे बताओ इसका एरिया वेक्टर बताओ, मैं फ्लक्स की बात नहीं करूंगा, इसका एरिया वेक्टर निकाल सकते हो। इसका रेडियस आर है, ये आई है, ये जे है, ये के है, इसका एरिया वेक्टर निकाल सकते हो। एरिया इज स्केलर क्वांटिटी की वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। एरिया का फॉर्मूला कैसे यहाँ पे क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आप गाइस यहाँ पे एरिया किस कोऑर्डिनेट में, एरिया किस कोऑर्डिनेट में यहाँ पे कौन सा है, आई और जेड है ना, हाँ के, आई और के, ठीक है यहाँ पे। तो मुझे तो गाइस यहाँ पे अगर आई से आप के की तरफ जाओगे तो किधर जाना पड़ेगा, जे की तरफ। गाइस यहाँ पे आई से गए आप जे की तरफ, तो ऊपर जाएंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे प्लस जे। और अगर गाइस यहाँ पे आप जे से के से आई की तरफ जाए तो किधर जा रहे हो, नीचे, तो आप इसको क्या लिखते हो, पाई आर स्क्वायर माइनस जे। समझ में आया पक्के से। तो ये याद रखना इस तरीके से, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी के साथ आपको उसके कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से उसकी डायरेक्शन शो करनी पड़ती है। ये सब कुछ बता रहा है, ये बेसिकली बता रहा है, क्योंकि गॉस लॉ आपके इसमें डायरेक्ट है। आपके सिलेबस में गॉस लॉ ऐसा कैसे यहाँ पे, ये सब कुछ 11th के कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट नहीं आएंगे तो गॉस लॉ में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि गॉस लॉ में डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा। कौन सा फॉर्मूला आएगा, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, और तुम बोलोगे कहां से आया, बराबर है यहाँ पे। ओके, आप क्या बोलोगे यहाँ पे, कहां से आएगा, क्लियर रहेगा।